हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, बेसिकली हमारा आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है, हिस्ट्री को हम लोग आपका देख रहे हैं। 12th में इब्न बतूता के पद चिन्हों पर हम लोग बात कर रहे हैं और इनको हमने आपका देख लिया और हम यात्रियों को देख रहे थे और यात्रियों को जो यात्री वृत्तांत है उनको बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे। तो इन्हीं यात्री वृत्तांत में हम लोग बहुत कुछ देख चुके थे। अब हम वर्नियर को देखेंगे, जो आपका फावा वर्नियर को हम लोग आपका पढ़ेंगे और बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और खास करके बात ये थी, ये एक विशिष्ट आपका चिकित्सक भी थे, यानी कि ये यात्री तो थे ही थे, लेकिन इनको अगर किसी चीज की विशेष नॉलेज थी या आप कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन था, तो वो आपका मेडिकल में था। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगाल के आवागमन के पश्चात, यानी कि ये कोई मध्यकाल में नहीं है जब आपका पुर्तगीज इंडिया आ रहे थे उस समय। तो पुर्तगीज जब इंडिया आए तो उनके साथ भारत के आवागमन के पश्चात कई लोग भारतीय सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक व्यवस्थाओं विषय को वृत्तांत लिखा। उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों में ज्वेसाइट, राबोटो, निवोली और भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक का एक नाम है दुआते बारबोसा। दुआते बारबोसा, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तार किया। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जौहरी बेफेट टर्बियन ने भी कम से कम या 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत के व्यापारिक स्थिति से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईसाई और ऑटोमन साम्राज्य से की। कई जैसे इतावली चिकित्सक मकुनी भी यूरोपीय वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसिस बर्नियर एक पाप का चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार, चिकित्सक भी था, राजनीतिज्ञ भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। कई और लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य के अफसरों की तलाश में आया था। 1656 में और 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। मुगल दरबार में नजदीकी से जुड़ा रहने पहले सम्राट के जिस पुत्र दारा सिकों को चिकित्सक के रूप में, बाद में मुगल दरबार के अर्मीनियाई अमीर दानसिंह खान के साथ साथ एक बुद्धिजीवी वैज्ञानिक के रूप में थे। तो ऐसा नहीं है कि जो उस जमाने में अगर कोई विद्वान पढ़ा लिखा था, एक उसकी अलग पहचान थी, ऐसी भी अलग पहचान और अलग अहमियत के साथ उसको देखा जाता। क्लियर है? और उसको देखते थे भाई क्या कुछ है। अब देखिए, पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने देशों के कई भागों की यात्रा की है और देखा कि उस विषय में विवरण लिखे हैं। सामान्य भारत में जो देखता है उसे, परंतु उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता है। उसकी अपनी संप्रभुता कीर्ति फ्रांस के लुईस को समर्पित की है और उसने कई अन्य प्रभावशाली अधिकारिक और मंत्रियों को पत्र के रूप में लिखा है और प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में विकसित की तुलना में दयनीय बताया है। जैसा कि हम देखें कि उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था। उसने प्रकाशित बर्नियर के वृत्तांत में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। जो उसके वृत्तांत हैं वो काफी प्रसिद्ध हुए। तो 17वीं शताब्दी में बर्नियर को एक यूरोपीय पोशाक की तरह दर्शाया गया था। ये देखिए, ठीक है, किस तरह से खड़ा है और भारतीय पोशाक में तैवियर का चित्र है। तो लोगों को यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और यहाँ के रहन सहन लोगों को बड़ा आकर्षित करती आई है। यही कारण है कि ना जाने कितने यात्री और कितने लोग ऐसे हैं जो भारत आए और भारत बस गए, जो भारत से कभी नहीं। क्लियर है? ऐसी भी चीज हमको यहाँ पर देखने के लिए। मुगलों के साथ, मुगल सेना के साथ यात्रा।
बर्नियर ने कई तरह की मुगल सेनाओं के साथ यात्रा की। यहाँ सेना की कश्मीर कूच के संबंध में वितरण का एक अंश मिलता है कि जब वो आप कश्मीर गया था, कश्मीर कूच किया, तब भी वो साथ थे। इस देश की प्रथा के अनुसार मुझे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती थी और हम अपने 7 शक्तिशाली फारसी ऊंट चालाक और घोड़ों के लिए रसाई, सनसमा और एक सेवक, पानी का पात्र मेरे घोड़े के आगे चलता था और भी रखता था। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई थी, जैसे और औसत आकार में एक ताबूत, एक दरी, 4 बहुत कठोर हल्के बेत से बनी एक छोटी बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के लिए प्रयुक्त गोलाकार चमड़े की मेजपोश और कुछ ओछौना, और खाना बनाने के लिए 3 छोटे झूले, एक बड़े झूले। और ये झूले लंबे चौड़े और सुदृढ़ थे और चमड़े के पट्टे से बनाए जाते थे। इसी तरह से दुल्हारे व स्वामी के सेवक, खाद्य सामग्री, साम्राज्य और वस्त्र को देखा गया। मैंने ध्यान पूर्वक पिछले 6 दिनों में उपभोक्ता बढ़िया चावल, सौंफ और सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू और चीनी का भंडार साथ रखा है। मैंने दही को टांगने और पानी टांगने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अकुल वाला झेलना पड़ा है और मैं नींबू की शरबत और दही से अधिक ताजगी हमने महसूस की। तो ये सारी चीजों को हमने यहाँ देखा है कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की ताजगी है, किस तरह का चीज है, किस तरह की सेना उपयोगी है। इन सबको हमने देखने का प्रयास किया है, जो उसने अपने एक्सपीरियंस या कह सकते हैं अपनी यात्रा वृतांत के दौरान उसने लिखे हैं, जिन एक्सपीरियंसेस को उसने देखा था। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्या कुछ है, थोड़ा सा और जानेंगे इनके विषय में। अब देखिए तो क्या क्या मिलता था, उसने अपने पूरा वृतांत सुनाया, बताया। बर्नियर का के कार्य फ्रांस के 1670 से 71 में प्रकाशित हुई, फ्रांस में जाके छपी और अगले 5 वर्षों के भीतर अंग्रेज, डच, इतावली इनका अनुवाद हो गया। डचों ने उसका ट्रांसलेट किया है, जर्मन में, इतावली भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ। 60 और 75 1775 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था। यानी कि आप देखिए 1670 से लेकर 1725 के बीच में बहुत बार उसको आपका प्रिंटेड किया गया। 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ। अरबी फारसी वृत्तांत में इसकी हस्तलिपियों के रूप में होता था और 1800 में से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे और पूरी तरह विपरीत था। जिसने जो लिखा है और जिसकी भाषा को पसंद किया गया वो बड़ा आपका फेमस हुआ और उसको ट्रांसलेट करके भी भेजा गया। एक अपरिचित संसार की समझ और अलबरूनी और संस्कृतवादी परंपरा। तो फ्रांसीसी वर्नियर के बारे में आपने पढ़ा, कैसे आए थे, क्या क्या लिखा, किस तरह की परंपराओं, किस तरह की देश चीजों को लेकर वो चल रहे थे, उन सबको देखने और जानने का प्रयास किया। क्लियर है? और हमने इनको देखिए। आगे बढ़े। विशाल पहुंच वाली एक भाषा। संस्कृत के विषय में अलबरूनी यह लिखता है कि कई कठिनाई भाषा सीखने के लिए पार जाना चाहते थे और ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्द तथा विभक्ति दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तार थी। इसमें वस्तु के लिए कई बार मूल और व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते थे। एक बार ही शब्द का प्रयोग कई बार वस्तुओं के लिए होता था, भले ही इस प्रकार समझने के लिए विभिन्न बेसा संकेत के माध्यम से एक दूसरे से अलग जानकारी होती थी। तो ये सारी चीजों को उसने रखा। ठीक, एक अपरिचित संसार की समझ, अलबरूनी तथा सांस्कृतिक परंपरा, समझने में बाधा और उन पर विजय। जैसा हमने देखा है कि
यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्यतः उनकी तुलना उनकी प्रथाओं से की। वे परिचित थे। यात्रियों को देखा और उस पाप के समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल्बेरुनु अपने निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित थे और अवरोधक की चर्चा की। उनके अनुसार बंधक थे और इससे पहला अवरोध भाषा ही थी। संस्कृत, अरबी, फारसी के इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा दूसरे अनुवादित करना आसान था। कैसे इन एक दूसरे को अनुवादित करना और दिखता भी था कि भाई किस तरह से आसान। अब इसी में अगर थोड़ा सा आप आगे देखो और आपको क्लियर होगा। उनके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोधक धार्मिक आस्थाओं और अवस्था से भिन्नता थी। उनके तीसरा अवरोध अभिमान था कि रोमांचक बात यह थी कि समस्याओं की जानकारी अल्बेरुनी पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित थी। तो अल्बेरुनी ने जो भी कुछ पूरी तरह से रची कृति हैं वो किस पर थी? ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर ही आश्रित थी। तो अल्बेरुनी ने जो भी कुछ लिखा है उसमें बहुत सारा वृत्तांत जो ब्राह्मणों ने लिखा है उसी वृत्तांत की फोटोकॉपी है। उन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों और श्रीमद् भगवद गीता और पतंजलि की कृतियों को और मनुस्मृति आदि का अंश उत्कृत है। कुछ पाठ आपके हमको वेदों के, पुराणों के, पतंजलि ऋषि ने जो योगाचार लिखा है और मनुस्मृति जो उस समय का सामाजिक संविधान था उन सब के विषय में ऐसी बात लिखी और चलाई। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा अल्बेरुनी की जाति व्यवस्था का विवरण। अल्बेरुनी क्या करता है? जाति व्यवस्था का विवरण। अल्बेरुनी अन्य समुदाय के प्रतिरूप की खोज में माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास करता है। उसने लिखा है कि प्राचीन फारस 4 सामाजिक वर्गों की मानता थी। तो जो प्राचीन फारस था उस फारस में कैसा था? 4 सामाजिक वर्गों की मानता थी। घुड़सवार, शासक वर्ग, भिक्षुक, अनुष्ठान पुरोहित और चिकित्सक, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक। तो एक वर्ग ये हुआ, एक वर्ग भिक्षुओं का हुआ और एक वर्ग ये हुआ और एक वर्ग खगोल शास्त्री और वैज्ञानिकों का। तो सबके 2 वर्ग और ये आपका 3 वर्ग और एक वर्ग था भिक्षु। ये 4 वर्ग आपको दिखाई देंगे। अंत में कृषक शिल्पकार भी थे। इसी में वैज्ञानिक और जो चौथा वाला इसी 4th में से है। दूसरे शब्दों में यह लिखना चाहता था कि सामाजिक केवल भारत ही तक सीमित नहीं था। कह रहे जिस तरह से स्थिति भारत में केवल वर्ग जो बटे केवल भारत में ही, दूसरों में भी थे। इसके साथ साथ उन्हें दर्शाया गया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता है और उनमें केवल विभिन्नता धार्मिकता का पालन में की जाती है। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणीय व्याख्या को मानने के बावजूद अल्बेरुनी अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। हर वस्तु को अपवित्र हो जाता है। पवित्र आपकी मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदे से बचाता है। और अल्बेरुनी ने जोर देकर कहा यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था सनसनी अपवित्रता धारणा प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। क्या ऐसा है? ये जो नियम के विरुद्ध है। ठीक है, देख लिया। आगे बढ़े। अब थोड़ा वर्णन है इसमें आपका वर्ण व्यवस्था का कि भाई कैसी वर्ण व्यवस्था रही है। तो थोड़ा देखेंगे आप। अल्बेरुनी ने वर्ण व्यवस्था का एक उल्लेख करता है। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है। तो इन्होंने क्या उल्लेख किया कि भैया अगर आप भारतीय समाज की व्यवस्था को देख रहे हैं तो उस जमाने में जब 1600 के आसपास के बाद की जो कहानी है 17वीं शताब्दी, वो कह रहे हैं कि भैया सबसे बड़ी ऊंची जाति ब्राह्मण है, जिनके विषय में हिंदू ग्रंथ हमें बताते हैं कि ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा प्रकृति के शक्ति ही दूसरा नाम है। सिर से सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्रह्मा पूरी प्रजाति में सबसे चुनिंदा भाग है। हिंदू उन्हें मानव जाति में उत्तम मानते हैं। अगली जाति क्षत्रियों की है, जो आपका सर्जन। ऐसा कहा जाता है
कि ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ है। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचा नहीं है। वैश्य जिनका उद्भव ब्राह्मण की जंघा से हुआ है, शूद्र जिनका सर्जन चरणों से हुआ है। अंत में दो भागों में है और इन वर्गों के बीच आपका एक ही शहर और गांव में रहता है और घरों और आवासों को मिलता जुलता है। तो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि भाई किस तरह का समाज है। हमारे यहाँ भी 4 वर्ग हैं, यहाँ भी 4 वर्गों में बटा हुआ है। तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हम जिस तरह से आपका फारस को देख रहे थे, फारस की व्यवस्था को देख रहे थे, तो भारतीय व्यवस्था भी उससे थोड़ी बहुत अंतर ही है। क्लियर है क्या आपको? हो गया? आप देखिए आगे बढ़ रहे हैं और इसमें देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है कि जाति व्यवस्था के विषय में अल-बरूनी का वितरण उनके नियामक संस्कृति ग्रंथ के अध्ययन से गहनता को प्रभावित है। ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से ही जाति व्यवस्था को संचालित करने वाला नियम प्रतिपादित किया गया। वास्तव में जीवन की यह व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं थी कि उदाहरण के लिए अत्यंत शब्द के रूप में व्यवस्था है नामक श्रेणी की परंपरागत अपेक्षा है। किसान और जमींदारों के लिए सस्ता श्रमिक उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में सामाजिक प्रताड़ना और उनका शिकार होते हुए फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जा सकता है। तो उनको कहा किया गया है? सामाजिक व्यवस्था के रूप में। अब इब्न बतूता और जाने अनजाने में उत्कंठ 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया। कहाँ के थे इब्न बतूता? मोरक्को, दिल्ली पहुंच जाते हैं। उस समय पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसी वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चाइना से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम में अफ्रीका और यूरोप तक फैल गया। यानी कि ऐसा संचार कम्युनिकेशन था कि अफ्रीका, यूरोप, भारतीय उपमहाद्वीप, चीन, इन सब में क्या था, जो संदेश थे, जो मैसेज थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच रहे थे सुगमता के साथ। इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने की यात्रा की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान और शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर भी रहा और शहरी केंद्र में विश्ववादी संस्कृत उपभोक्ता किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की और अन्य भाषा बोलने वाले लोग परिचित थे। सूचनाओं के साथ उपविख्यान का आदान प्रदान किया और धार्मिक निष्ठा के लोग आपका दयनीय और दयावान दोनों हो सकते थे। और सामान्य पुरुषों और महिलाओं के जीवन में कहानियां सम्मिलित हैं। कुछ आप परिचित थे, उनमें विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि श्रोता पाठक दूसरों के साथ वृत्तांक पूरे होते हैं। तो उनके साथ कैसे वृत्तांक है, कैसी कहानियां हैं, क्या चीजें हैं, ये सारे उनके साथ आपका पूरे होते हैं। आप इनको अच्छे से देख सकते हो। क्लियर है? अब इब्न बतूता नारियल का वर्णन करता है। तो नारियल का वर्णन कर रहा है इब्न बतूता, कह रहा है कि वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखा, प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। हूबहू खजूर के वृक्ष जैसा दिखता है। कह रहे नारियल और खजूर के वृक्ष में कोई अंतर नहीं है। इसमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के। कह रहे इसमें अजम्पशन है, एक अपवाद है कि यह काष्ठ फल है, बड़ा कठोर फल है, और दूसरे खजूर से, खजूर बहुत मुलायम है और एक ऐसा हार्ड है। नारियल के वृक्ष का फल मानव के सर से मेल खाता है, क्योंकि मानो 2 आंखें, एक मुंह और अंदर का भाग हरा, यानी कि मस्तिष्क जैसा दिखता है। इससे जुड़ा रेशम बालों में दिखाई देता है। इससे रस्सी बनती है और लोहे की कील का प्रयोग की बजाय जहाज से सिलते हैं और यह बर्तन के लिए भी रस्सी बनाते हैं। पूरी बात बताया कि भैया नारियल उनके लिए कैसे उपयोगी है, कैसे उनके लिए बेनिफिशियरी है, इन सबको देखने के लिए हमने इसमें देखा है। क्लियर है? नारियल और पान। अब अगर हम नारियल और पान की बात करें तो किस प्रकार डिफरेंसेस है?
इब्न बतूता ने चित्रण किया कि विधि में कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से मिले हैं जहां नारियल, पान, दो ऐसी वनस्पति उपजाति हैं जिनमें पाठक मूल रूप से अपरिचित थे और उनका वर्णन वो करते। कह रहे वो परिचित थे जिन चीजों से मूल रूप से, वो उनका परिचय, उनकी कहानी को वो लोग सब आपका अच्छे से देते हैं और बताते हैं किस तरीके से ये सारी चीजें। क्लियर है? ये आपको तो इब्न बतूता ने पान और इन सब चीजों को आपका बड़े अच्छे से लिखा है और देखा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत